चलो, पसीना अंदर घुस गया है। 89। अच्छा, अभी आप लोगों को कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताएं, एक रिटर्न कल हमने कौन सी पढ़ी थी? स्पेशल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कौन जमा करवाता है? जो अपने आप को रजिस्टर करवाने। अच्छा, ये एक होगी स्पेशल रिटर्न, एक होगी फाइनल रिटर्न। अच्छा, एक और रिटर्न है, वो अगर आप खोलें चैप्टर नंबर 21 में, चैप्टर नंबर 21 में, अल्लाह आपका भला करे, पेज 632 के ऊपर आए, लेकिन अपना भी भला करना है आपने। अच्छा, पेज 632 पर आए, पॉइंट 17 पढ़ के बताएं। पेज नंबर से आना होता है, रोजाना आना होता है, रोजाना आना होता है। पेज 62 पर 17 पढ़ के बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। ये रिटर्न किसने जमा करानी है, कब तक जमा करवानी है? एक्सीलेंट, कंपनी से जमा करानी है, आपने बोला है। चलो फिक्रा पूरा करो फिर आगे, कब तक जमा करवानी है? भाई आप फोकस अपना क्लास में लेके आओ। कहीं पेज नंबर 632। हमें बंदे भी चाहिए, उनके दिमाग भी चाहिए। हर कंपनी ने क्या करने बोले? एनुअल रिटर्न जमा करवानी है 30 सितंबर तक। कंपनी के लिए एनुअल रिटर्न जमा कराना ऑप्शनल है, मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। आप बताएं रिटर्नें कितने किस्म की बन गई? बताएं रिटर्नें कितने किस्म की बन गई? 4 किस्म की। कितने किस्म की बन गई? 4 किस्म की। इस सफ़े के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन 30 सितंबर तक उसने जमा करवानी है। आई एम कमिंग बैक टू दिस पेज। एक मिनट, कितनी रिटर्नें हो गई बोलें? 2, स्पेशल और फाइनल। एक और यहां डाल लें, एक और अभी कौन से पढ़ के आए हैं? एनुअल रिटर्न। एक और कौन सी पढ़ के आए हैं? किसने जमा करवानी है? कंपनीज ने, जो मर्जी हो। कब तक जमा करवानी है? बाय 30 सितंबर, साल खत्म होने के बाद जो 30 सितंबर आएगा। और एक बचपन में कौन सी पढ़ी थी? मंथली रिटर्न। ये कब तक जमा करवानी है? बाय 15th ऑफ फॉलोइंग मंथ। कितनी रिटर्नें हो गई? 4 रिटर्नें हो गई। पेज 615। क्वार्टरली रिटर्न की ना डेट वगैरह नहीं उसने बताई भी असल में, कब तक जमा करवानी है। वो मंथली वाले को कहा जा सकता है कि मंथली के अलावा क्या जमा करवाओ? क्वार्टरली, लेकिन उसकी डेट नहीं कहीं बताई। अच्छा जी, पेज 615 पर हमने कल क्या क्या पढ़ा था? कौन कौन सी रिटर्न जमा करवानी होती है? स्पेशल और फाइनल। स्पेशल किसने जमा करवानी है? किसी भी बंदे को हुकूमत कह दे तो उसने स्पेशल जमा करवानी है, चाहे अनरजिस्टर्ड को कह दे। फाइनल रिटर्न किसने जमा करवानी है? जो अपना कारोबार बंद करके जा रहा हो। एनुअल रिटर्न किसने जमा करवानी है? कंपनी ने, चाहे कारोबार बंद हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंथली रिटर्न तो हर बंदे ने जमा करवानी होती है बाय द 15। अच्छा, अगर ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो हम 2 बजे तक बच्चों का इंतजार करते हैं जो एब्सेंट हैं, अभी तक नहीं आए। तो मुझे ये बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या बनेगा? ये जो थ्योरी का सवाल आया हुआ है, देखिए कौन सा वाला है जिसमें रिटर्न उसने पूछी हुई है। ये बताएं जी। हु ड्यू डेट। मंथली रिटर्न किसने जमा करवानी है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। हु का जो क्या जवाब देके आएंगे? बहरहाल जवाब दिया होगा किताब में से, देख लीजिएगा, किताब कई दफा जवाब ही दे देती है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। फाइनल रिटर्न किसने जमा करवानी है? कम फाइनल, फाइनल जो डी रजिस्टर करवा रहा हो अपने आप को। स्पेशल रिटर्न वो जरा याद करना पड़ेगा आपको। किसी भी बंदे को गवर्नमेंट खास अरसे के लिए कह सकती है और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को भी कह सकती है, वो याद करना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न किसने जमा करानी है? प्राइवेट और पब्लिक, पता नहीं क्या कंपनीज, प्राइवेट पब्लिक सब कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने जमा करवानी है। पूरा लिख के आना है जो वहां पे लिखा हुआ है। कब तक जमा करवानी है? मंथली रिटर्न अगले महीने की 15 तक। सोल्यूशन में शायद 18 डेट लिखी हुई है
क्योंकि एक गुंजाइश गवर्नमेंट ने दे दी हुई है कुछ, वो गुंजाइश आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। सोल्यूशन में अगर 18 डेट आपको नज़र आई तो फिर इंशाल्लाह वो मैं आपको आने वाले दिनों में पढ़ा दूंगा वो कहाँ लिखी हुई है। स्पेशल रिटर्न कब तक जमा करवानी है? जब कमिश्नर कहेगा। फाइनल रिटर्न कब जमा करवानी है? जब कमिश्नर कहेगा। डी रजिस्टर करवाने वाले ने जमा करवानी है। और एनुअल रिटर्न कब जमा करवानी है? बाय 30 सितंबर। तो हर बंदे ने जमा करवानी है, जो डी रजिस्टर करवा रहा होगा उसने जमा करवानी है, जो कंपनी होगा उसने जमा करवानी है। हर किसी बंदे को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सबसे ये मांग सकती है, ये याद करना पड़ेगा, वहां से उठा के लिखना पड़ेगा। तो ये 4 किस्म की रिटर्न्स हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने जमा करवानी है। ओके, गॉट इट। चले, अब हमारा जो है वो इस चैप्टर में 2-3 सेक्शन और भी हमारे रहते हैं, उन पर मैं काम कर रहा हूँ, फाइनल जब काम हो जाएगा तो करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पेज 617, लेकिन पेज 617 अभी खोले ना, क्योंकि इसके अंदर जो है ICAP की किताब से मैंने गलती से उठाया था और उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, तो इस पेज को अब सही करके इंशाल्लाह हम आपको थोड़ी देर में दे रहे हैं। तो पेज 617 इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे, वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल आप आज आसान सी कुछ बातें पढ़ लें ताकि हम फिर आज कुछ इनकम टैक्स की तरफ भागें। जरा पेज 624, मतलब जिस टॉपिक के उसमें हुए मुझे बता देना जिसके हुए। अच्छा, शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। जब सेल्स टैक्स एक्ट एक कानून है तो उसको समझाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाए हुए हैं? रूल्स। दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेल्स टैक्स रूल्स 2006। नील रिटर्न, नील रिटर्न उस बंदे ने जमा करवानी होती है जिस बंदे का कोई भी सेल्स टैक्स नहीं है किसी महीने का, कोई भी सेल्स टैक्स नहीं है किसी महीने का, तो उसने कौन सी रिटर्न जमा करवानी है? नील रिटर्न। लिख लें, किसी 1-2 महीने दुकान बंद रही, 1-2 महीने दुकान बंद रही, तो परचेज सेल 0। 1-2 महीने दुकान बंद रही तो परचेज और सेल 0। तो लिखें नील रिटर्न जमा करवाएंगे, परचेज सेल 0 तो नील रिटर्न जमा करवाएंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखें आप हर महीने रिटर्न जमा करवाते हैं, अगर किसी एक महीने रिटर्न जमा ना करवाई तो गवर्नमेंट वाले क्या सोचेंगे कि आप जानबूझ के कोई 2 नंबरी किया, हालांकि उस महीने आप ना परचेज की थी ना कोई सेल की थी, तो इस वजह से आपने रिटर्न जमा करवानी चाहिए ताकि उनको पता तो चले। रूल 5, अगले सफे पे आए। रूल 5, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंपनी एंड पर्संस नॉट इनकॉर्पोरेटेड, यानी इंडिविजुअल्स और एओपीज। मैं मैन्युफैक्चरर हूं या मैं टियर 1 रिटेलर हूं या मैं होलसेलर डीलर हूं और मैं चाहता हूं मैं कहीं जाऊं हुकूमत के पास और कहीं जाके जो है वो अपने आप को क्या करवाऊं? रजिस्टर करवाऊं। अब मैं कहां जाऊं? हो सकता है मेरी फैक्ट्री कराची के अंदर है और मेरा मेन ऑफिस लाहौर के अंदर है, या गुजरांवाला में फैक्ट्री ऑफिस लाहौर में खोला हुआ है, मैं कहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करवाऊं? तो ये आज सवाल है हमारा, बिल्कुल आसान सा, इधर ही आपने याद करके जाना है। अगर आप कंपनी हैं, और कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी, चाहे लिस्टेड है या जहां आपका ऑफिस है, फैक्ट्री नहीं, जहां आपका ऑफिस है, बस हाईलाइट करते हैं, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां क्या है, ऊपर वाला हाईलाइट नहीं करें, नीचे वाला हाईलाइट करते हैं, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ठीक है जी, आगे चलते हैं, ये तो याद भी हो गया। आगे चलें, अगर आप अदर्स हैं, अदर से क्या मुराद है? कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो फिर आप अपने आप को कहां रजिस्टर करवाएं? बताएं माय डियर, ये खुद ही पढ़े ना चीजें, इसमें मैंने क्या पढ़ाना है? अगर आप चीजें बना के बेच रहे हैं तो फिर ऑफिस ना देखें कहां है। कई दफा हेड ऑफिस लोगों के कहीं और होते हैं, हेड ऑफिस में अकाउंटेंट वगैरह बैठा होता है, मार्केटिंग टीम बैठी होती है, हेड ऑफिस कहीं और है, फिर आप कहां रजिस्टर करवाएं अपने आप को?
फैक्ट्री, और नॉट इंगेज्ड इन ट्रेडिंग कर रहे होंगे, खरीद के बेच रहे होंगे या सर्विसेज दे रहे होंगे, फिर आप कहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाएं? वेयर मेन, कई दफा बिजनेस एक्टिविटीज 3-4 शहरों में होती है ना, तो फिर कहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाएं? वेयर मेन बिजनेस, हेड ऑफिस नहीं लिखा इसने, वेयर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन। आगे चलें। अच्छा, पर्सन्स नॉट इंगेज्ड, पर्सन्स नॉट इंगेज्ड, जो लोग इंगेज्ड, पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड, एग्जांपल गिवन इंडिविजुअल्स और एओपीज। अच्छा, कंपनी का याद हो गया? वैसे कंपनी अगर प्राइवेट या पब्लिक है तो, जहां, सॉरी पब्लिक है जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, और अगर कंपनी प्राइवेट है और मैन्युफैक्चरिंग, जहां फैक्ट्री है, और तीसरी जगह ऑफिस नहीं लिख के आना, where main business activities are carried on, and if persons are not incorporated, example incorporate होते हैं असल में इंडिविजुअल एओपीज को कंपनी लॉ में नहीं इनकॉर्पोरेट कराना होता ना, तो अगर इंडिविजुअल एओपीज हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी इनकी फैक्ट्री है, और बिजनेस प्रेमिसेस ऑफिस इन, मतलब यानी फैक्ट्री भी गुजरांवाला, ऑफिस भी, तो बस प्लेस वेयर द, मतलब ऑफिस क्या, प्लेस वेयर। अच्छा, सब में अल्फाज थोड़े थोड़े डिफरेंट है, जरा थोड़े थोड़े डिफरेंट है। उधर लफ्ज था प्लेस ऑफ ऑफिस, प्लेस वेयर फैक्ट्री इज लोकेटेड, प्लेस वेयर मेन, प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, एंड इन द लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड बिजनेस प्रेमिसेस, मतलब इन, यानी फैक्ट्री गुजरांवाला में है और ऑफिस लाहौर में है, तो कहां रजिस्टर करवाएं? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। चलें जी, पहले अल्फाज याद कर लेते हैं। ऑफिस, फैक्ट्री, मेन बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेसेस, ये असल में लफ्ज आपने जरूर लिख के आने हैं, ये जो लफ्ज हैं जरूर लिख के आने हैं। भाई भी आ गए हैं, अच्छी रिवीजन हो जाएगी, तो ये अल्फाज आप लोगों ने जरूर लिख के आने हैं। ओके, कंपनी ने कहां रजिस्टर करवाने अपने आप को? अगर पब्लिक है, जहां ऑफिस है। ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इनको मिक्स ना कीजिएगा, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन जहां जो हो वो कीजिएगा, ठीक है? एंड पे रख दे नोट्स। प्राइवेट कंपनी ने कहा अपने आप को रजिस्टर करवाने, अगर चीजें बना के बेच रही है तो, और अगर चीजें बना के नहीं बेच रही बल्कि खरीद के बेच रही है, सर्विसेज दे रही है, तो इंडिविजुअल एओपीज अगर चीजें बना के बेच रहे हैं और उनका फैक्ट्री और ऑफिस एक ही जगह है, तो जहां बिजनेस चल रहे हैं उनका, और चलें इसको दोबारा पढ़ लेते हैं डब्बे में। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी, ये कौन है? पर्सन्स रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री वाले मैन्युफैक्चरर, और भी पढ़ा था टीयर 1 रिटेलर्स, उन्होंने भी रजिस्टर करवाना है अपने आप को, होलसेलर्स, डीलर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एक्सपोर्टर्स जो रिफंड लेना चाहते हैं। ये वैसे पढ़ा था, रूल सेक्शन 14 पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, कॉटेज इंडस्ट्री है तो नहीं, अदर देन कॉटेज ने करवाना है, और टीयर 1 ने करवाना है, अदर देन टीयर 1, टीयर 1 ने करवाना है। शैल अप्लाई ऑन कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट, किस चीज के लिए एप्लीकेशन देने लगे हैं? फॉर इट थ्रू ओनर, मेंबर और पार्टनर, ऑथराइज डायरेक्टर। इंडिविजुअल ओनर खुद दे देगा, पार्टनर दे देगा, वरना फिर डायरेक्टर दे देगा। रीजनल टैक्स ऑफिस वेयर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। रीजनल टैक्स ऑफिस तो इन रीजन्स में होंगे ना, फिर इन रीजन्स में आपके टैक्स ऑफिस होंगे। छोटे शहरों में रीजनल टैक्स ऑफिस होते हैं और बड़े शहरों में लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस होते हैं। मोबाइल रह गया था ना आपका, मोबाइल उधर है टी रूम में,
टी रूम। द जुरिस्डिक्शन इज एज फॉलोज। चलें जल्दी जल्दी याद करें। पहले वालों ने कहां कराना था, किसी को याद हो? रजिस्टर्ड। इन केस ऑफ अदर कंपनीज कौन सी थी? प्राइवेट कंपनीज। अच्छा, इसमें पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड दोनों इधर कवर हो रही हैं। अगर मेन्यू तो फैक्ट्री, और अगर अदर देन, जहां बड़ा चुन के हम मेन चीज हाईलाइट कर रहे हैं। और इन केस ऑफ पर्संस नॉट इनकॉर्पोरेटेड। लेकिन ये लाइन फिर हमने अपनी तरफ से डाली है, जहां ये लॉ में नहीं लिखी हुई। मतलब जाहिर बात है ये वाले इधर थे तो बैलेंसिंग इधर आ जाने थे ना। मतलब ये डिफरेंट वाले हैं तो ये सेम वाले होंगे ना। इन केस ऑफ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड, द जुरिस्डिक्शन वेयर बिजनेस इज एक्चुअली कैरिड ऑन। इन केस ऑफ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड, ये नॉट इनकॉर्पोरेटेड कौन होते हैं? नॉट इनकॉर्पोरेटेड इंडिविजुअल और AOPs, individual AOPs having a single manufacturing unit, whose business premises and manufacturing unit are in। तो फिर यहां ओके, ये कितने सिनेरियो बन गए? ABCD डन। अब आपने मुझे सिनेरियो लगवाना है। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा। इंडिविजुअल होलसेलर, एक मिनट। पब्लिक कंपनी होलसेलर। पब्लिक कंपनी होलसेलर पे कौन सा लगता है? पब्लिक कंपनी होलसेलर मतलब सारे ही आ जाएंगे ना, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर। पब्लिक कंपनी होलसेलर पे कौन सा लगेगा? ए कौन सा लगेगा? इंडिविजुअल होलसेलर पे कौन सा लगेगा? इंडिविजुअल होलसेलर पे भाई डी नहीं लग सकता ना, डी नहीं लग सकता। इंडिविजुअल एओपीस के लिए सी और डी है, डी क्यों नहीं लग सकता? ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है अगले सफे वाली पिक्चर, और ये भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है क्योंकि उसने डिटेल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको अप्लाई करना अब सिखाने लगा हूं। इंडिविजुअल होलसेलर अपने आप को कहां रजिस्टर करवाएंगे? जी हम तो कंपनी नहीं है। अच्छा पहले इधर आ जाओ, इंडिविजुअल होलसेलर है जी, आपकी फैक्ट्री और भाई मेरी फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री और दफ्तर और जगह, क्या बातें कर रहे हो, मेरी फैक्ट्री नहीं है। फिर कौन सा लगेगा? सी। और अगर फैक्ट्री और दफ्तर किसी मैन्युफैक्चरर का एक ही जगह है तो भी सी। किसी मैन्युफैक्चरर का इंडिविजुअल एओपी है और फैक्ट्री और दफ्तर एक ही जगह है तो भी। लेकिन होलसेलर डीलर हैं अगर तो ऑब्वियसली सी लगेगा। सो आई रिपीट, कंपनी होलसेलर कौन सा लगेगा? कंपनी होलसेलर। लेकिन कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी, ये भी तो बताना जरूरी था ना। पब्लिक कंपनी डन। आप बता दें पब्लिक कंपनी होलसेलर के ऊपर क्या लगना है? पब्लिक कंपनी होलसेलर के ऊपर, इंडिविजुअल होलसेलर पे। अगला बड़ा मजे का, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इज अ होलसेलर। प्राइवेट कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी इफ द कंपनी इज इंगेज्ड, नहीं, इफ द कंपनी इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, इफ द कंपनी इज इंगेज्ड इन बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। बी का छा गए आप, बी का 2, चले नोट करें। तो दो डायग्राम्स आर नॉट सो कॉम्प्रिहेंसिव, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपने नतीजा सही निकाला है, वरना डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती। हमने आसान किया, ज्यादा डायग्राम को नहीं फैलाया। नोट समझ आ गया? चले
ओके, चलें जी आगे। मैन्युफैक्चरर कंपनी प्राइवेट, मैन्युफैक्चरर कंपनी प्राइवेट, कंपनी प्राइवेट मैन्युफैक्चर, बी का 1। तस्वीर खींचो भाई। लेकिन इस सारे से पहले एक और डिस्कशन है, वो मुझे बता दें। अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी registered shall apply through computer system, through owner, partner और authorized director, क्योंकि कंपनी के केस में डायरेक्टर, इन द रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस कौन सा वाला, ये डिपेंड करेगा आप किस, कौन है आप, इनमें से कौन है आप, इनमें से कौन है आप। द इलाका ऑफ LTUs होते हैं बड़े टैक्स पेयर, लार्ज टैक्स पेयर, ज्यादा टैक्स देने वाले। उनका इलाका फिर कौन बता देगा, बोर्ड। कहते हैं वो छोड़ो। FBR में ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन वेयर प्लेस ऑफ बिजनेस इज और वेयर ऑफिस इज और वेयर यूनिट इज। FBR इस पूरे डब्बे को शफल कर सकती है, किसी को कहीं भी शिफ्ट कर सकती है, वरना जनरल रूल ये है। लेकिन ये इनकी दोनों क्या है, एक एक्सेप्शंस। FBR किसी को भी कहीं भी शिफ्ट कर सकती है। ओके, अब माय डियर आप मुझे जरा ये चीज बताएं गौर से कि एक बंदा जो अपने आप को रजिस्टर करवाने जा रहा है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। जो अपने आप को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, अगर आपने गैस या बिजली लगवाई भी है तो बिलों के ऊपर कंज्यूमर नंबर लिखा होता है। जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं बिजनेस की, उनकी आप पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस, इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस, पर्टिकुलर्स दें ब्रांचेस के। क्या मतलब, एड्रेस वगैरह लिख लें, मतलब एड्रेस वगैरह। पर्टिकुलर्स में और क्या होगा, एड्रेस ही होगा ना। फोटोग्राफ्स आपने अटैच करनी है, किसकी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टैग्ड फोटोग्राफ्स, यानी फिर वो गूगल मैप से मैं डाल के आपके इदारे का नाम तो आपकी बिल्डिंग नजर आ जाती हो, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टैग्ड फोटोग्राफ्स, यानी कहीं से भी बैठ के हम गूगल मैप से आपके बिजनेस का नाम डालें तो आपकी बिजनेस प्रेमिसेस हमें नजर आने लग जाए, उसकी तस्वीरें। और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑल्सो आपने एक और काम करना है। वो काम क्या करना है, वो काम ये करना है कि GPS टैग फोटोग्राफ्स लगानी है। किस चीज की, मशीन की भी। और मतलब इसका तरीका ये नहीं होगा कि आप बिजली के मीटर के पास जाके, मीटर इधर नजर आ रहा और आप फिर मशीन के पास जाके, ये बीमारी है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये बीमारी है। जिनको बीमारी है वो दिन में कम से कम 4-5 दफा करते हैं ऐसा। ओके, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, और जो उसको बार बार देखते रहते हैं तो इसके बारे में किताबों में इस बीमारी का नाम लिखा है खुद पसंदी। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर के केस में ऑल्सो, शादी हो जाती है लोगों की, अपनी शादी के सीने खोल रहे हैं, आई एम लुकिंग नाइस, और किताबों में वाज़े आता है अल्लाह तुम्हारी शक्लों और मालों को तो नहीं देखते, वो तो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखते हैं। तो पता नहीं सहाबा से हमें ये चीज़ें नहीं मिलती कि वो अपने आप को इतना इस तरह की कोई चीज़ें पता नहीं कहाँ से आई हैं, लेकिन आम हो चुकी हैं। आप पिक्चर्स आ गई हैं, हाँ आ गई थी, मंगवा ली हैं, हाँ मंगवा ली हैं, दिखाओ ज़रा। अल्लाह देखते ही नहीं इन चीज़ों की तरफ, वो देख देख के खुश हो रहे हैं बेचारे। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर के केस में ऑल्सो, शादी के बाद और बड़े चैलेंज हो रहे हैं तस्वीरों में। इधर नहीं, आप पाकिस्तान में नहीं रहते, पता नहीं शादी के बाद जो चैलेंजेस होते हैं, कहते हैं मुझे पता है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑल्सो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और गैस मीटर इंस्टॉल्ड। और कई लोगों को तो हमने देखा यहां तक मोहब्बत होती है तस्वीरों से, कैमरामैन से लड़ने चले जाते हैं, ये क्या किया तुमने। पॉइंट नंबर F, जिस चीज की तरह अल्लाह ने देखना ही नहीं उससे लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। पॉइंट नंबर F,
इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी एंड कंपनी। अच्छा पहले ये याद कर लें क्या क्या चीजें थी। नंबर 1 बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, बिजली और गैस के मीटर का नंबर भी बताना है, और तीसरी चीज पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस, चौथी चीज फोटोग्राफ्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस और फोटोग्राफ्स ऑफ मशीनरी और मीटर वगैरह, इंडस्ट्रियल मीटर वगैरह। ओके, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एओपी और कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर। इंडिविजुअल कौन सा, इंडिविजुअल कौन सा? और जाने दे भाई, ये बात इंडिविजुअल के साथ तो नहीं मिल रही ना। इंडिविजुअल वो तो नहीं जिसका वन शेयर होल्डर है। इंडिविजुअल कहेगा मैं खुद वन हूं। इंडिविजुअल एओपी आ कंपनी हैविंग ओनली वन, इसको गोद ले लें, आ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर। इंडिविजुअल भी, एओपी भी, और ऐसी कंपनी जिसका इकलौता वारिस है बंदा। मैन्युफैक्चरर्स की कहते हैं बात नहीं कर रहा मैं, इन्होंने बैलेंस शीट, ये क्यों कर रहे हैं हम, इन्होंने क्या जमा करवानी है, किस वक्त जमा करवानी है ये तो बताएं ना। पहले आपने इनकम टैक्स में रजिस्टर करवाना है अपने आप को, फिर उसकी लॉगिन डिटेल्स लेके ये वाली इंफॉर्मेशन डाउनलोड अपलोड करनी है। ये वाली इंफॉर्मेशन अपलोड, जैसे हम कोई क्लास वर्क होमवर्क अपलोड करते हैं ना, तो आप लोग डाउनलोड करके होमवर्क चेक नहीं करते। ये भाई आपसे बात कर रहा हूं, जो अब अगले दिन आके कहते हैं कि मैं मान ही नहीं सकता, एबीसीडी वाला सवाल किया तूने, देखा मतलब ठीक है मान लिया, मान लिया, नहीं बस छोड़ो ना आप ब्रो अच्छा अच्छा, आप बताएं किन लोगों ने बैलेंस शीट जमा करवानी है? नोने ने, टोनी ने, मोनी ने, तीनों ने बैलेंस शीट जमा करवानी है अदर देन मैन्युफैक्चरर। अब बैलेंस शीट इंडिकेटिंग द, बैलेंस शीट में तो हमें पता ही नहीं क्या आता है। कैपिटल आता है बैलेंस शीट में, एसेट्स आते हैं, लायबिलिटीज आती हैं, हर पार्टनर ने कितना कैपिटल डाला हुआ है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग तो आपके सिलेबस में नहीं है, पीआरसी में है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर ए पार्टनर बी। पॉइंट नंबर 12 आ गए हैं इधर कैफ में। पॉइंट नंबर सी, वेयर एन इंडिविजुअल एन एओपी एंड अ हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर और अदर देन मेन्यू, ये तो वही कॉपी पेस्ट हो गया, ऑलरेडी डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। मेरे ख्याल से ना यहां डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ई, do not fulfill the requirement of E. D, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। चंद साल पहले ना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम फोटोग्राफ्स नहीं चाहिए होती थी, चंद साल पहले नहीं चाहिए होती थी, ये थोड़ा अरसा पहले रूल आया। अब जो मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी अदर देन मैन्युफैक्चरर, अच्छा अदर देन मैन्युफैक्चरर, फिर तो मुझे ई नहीं लिखना चाहिए। अब जो लोग कोई ऐसे हैं जिन्होंने अदर देन मैन्युफैक्चरर हैं और अपने आप को पहले रजिस्टर करवा लिया हुआ है, तो उन्होंने तो जीपीएस फोटोज नहीं लगवाई होंगी। इन लोगों को चाहिए कि अब क्या कर दें, अब जाके जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स लगवा दें तो भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये फोटो लगाए बगैर तस्वीर डालेंगे, फोटो लगाए बगैर रिटर्न जमा करवाएंगे तो फिर मसला है। वेयर इंडिविजुअल एओपी एंड अ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर और मेंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये पहले रजिस्टर हुए हैं, डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग रिटर्न की आपको जमा, आप असल में आसानी होती है ना इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा कराना, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा कराने से सारे खुश होते हैं, जल्दी रिटर्न जमा हो जाए। आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न सिर्फ तब अलाउ होगी जब आप कमिश्नर को आईआरएस में एप्लीकेशन देके रिक्वेस्ट करें कि वो फोटो भी मैं अटैच कर रहा हूं, वो कर दूंगा, प्लीज मेरी रिटर्न एक्सेप्ट कर लेना। तो बता दें पुराने लोगों के लिए क्या कंडीशन है, वो नई वाली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल
करें। मेरे ख्याल से पुरानी रिक्वायरमेंट्स, ये वाली रिक्वायरमेंट्स तो पहले भी होती थी, सिर्फ डी और ई वाली नई आई हुई है। तो पुराने जो ऑलरेडी, ये लाइन सिर्फ किन लोगों के लिए, ये लाइन सिर्फ किन लोगों के लिए है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब वन वर्ड जवाब, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बंदों ने क्या करना है? अगर वो इंडिविजुअल हैं, अगर वो या ऐसी कंपनी है जिसका, तो ये लोग क्या करें? ये लोग जब अपनी इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करवाने जाएं और कोई कंडीशन पूरी ना हुई हो तो फिर कमिश्नर से क्या ले लें? इजाजत ले लें। जब ये कमिश्नर से इजाजत ले लेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करवा सकेंगे। अच्छा जी, रूल 5(4) डिलीट हो गया हुआ है। रूल 1 है, 2 है, 5(4) तो नहीं है ना? बताएं माय डियर, रूल 5 का 1 है ना लॉ में भी, और रूल 5 का, आंखें खोल के क्लास लें, रूल 5 का 1 है ना लॉ में, और रूल 5 का 2 भी है। रूल 5(4) नहीं है। पहले होगा ना, 3 तो पता नहीं किधर गया, वो तो मुझे भी नहीं पता किधर गया। रूल 5(4) कोई होगा पहले, उसमें क्या लिखा हुआ था? रूल 5(4) प्रीवियसली रिक्वायर्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ओनली फॉर, एक रूल होता था जो कहता था जो बंदा नया रजिस्टर करवाए वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाए। नाउ ऐसा नहीं है। नाउ एवरी इंडिविजुअल, पार्टनर ऑफ ईओपी एंड डायरेक्टर ऑफ are required to visit e-Sahulit Center of Nadra in the month of July every year। पहले इन्होंने सिर्फ कब थंब इंप्रेशन लगाना होता था? जब पहली दफा रजिस्टर करवाने आते थे। और अब इन्होंने कब थंब इंप्रेशन लगाने? जैसे हम ये कह दें कि पहले जो है वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में आते थे सिर्फ उन्होंने एक दफा जो है वो उन्होंने एंट्रेंस के ऊपर कोई कार्ड दिखाना होता था, अब हर हफ्ते उन्होंने कार्ड दिखाना होता है। इस तरह का रूल जो B3 होती है ना वो ना बताया करें, कुछ चीजें ऐसे भी रखा करें। वो मतलब कोई ऐसी B3 हो क्लास के बाद आके तसल्ली से बता दिया करें, उसमें हम कोई नहीं, हम आपकी इंशाल्लाह आपको एंटरटेन करेंगे, आपको कार्ड के साथ ही एंटर करवाएंगे, इंशाल्लाह हम आपको एंटरटेन करेंगे। अच्छा समझ नहीं। रूल 5(4) प्रीवियसली रिक्वायर्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ओनली फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब क्या हो गया? बट नाउ आजकल क्या चल रहा है? एवरी इंडिविजुअल, एवरी पार्टनर एंड एवरी डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू विजिट इलेक्ट्रॉनिक सहूलत सेंटर ऑफ नादराबाजी। नादराबाजी कहां है? ठोकर के ऊपर दफ्तर है इनका, नादरा के कई दफ्तर हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर फॉर बायो, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। और अगर आप अपना अंगूठा लेके ना आए, अंगूठा जरूर लाने याद से, यानी डायरेक्टर आ रहा होगा घर से क्या लेके आने? ज्यादा होगी। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बायोमेट्रिक, और अगर आप अपना अंगूठा ना लेके आए हर साल हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न सिर्फ तब हो सकेगी जब, यहां से एक चीज हमें और पता चल रही है कि लोगों को कौन सी फाइलिंग पसंद है? इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आपने करवानी है तो हर साल एक दफा थंब इंप्रेशन लेके आए तो फिर इंशाल्लाह गुजारा चल जाएगा। चलें जी, आखिरी बात पढ़ें। An individual, AOP and company having only one shareholder or member will take authorization from commissioner for filing of, in case such registered person want to declare its sales which is 5 times more than sum of capital and liabilities declared in the balance sheet, कैपिटल आपका कितने है बिजनेस का, और लायबिलिटीज और सेल। लॉ में कहना पुत्र की कारोबार शुरू किया है, मतलब कैपिटल और लायबिलिटीज का मतलब है आपने इतना ओनर से पैसा लिया, इतना लोन लिया, और फिर 4 मिलियन के एसेट खरीदे होंगे ना मिसाल के तौर पे,
तू 4 मिलियन लगा के 25 मिलियन कमा रहा है, तू लुट पाई है, तू की चाहने। अब मुझे आप बताएं, क्या 25 को अगर मैं कंपेयर करूं, क्या ये कैपिटल के 5 कैपिटल लाइबिलिटीज के 5 गुना से भी? ये तो क्या शुरू किया हुआ है आप लोगों ने, बंदे को वाकर क्या कारोबार शुरू किया हुआ है। ये तुम लोग रिटर्न बनाने आना ना, जरा मेरे से एक बार चेक करवाना ये क्या चक्कर है। वैसे तो ज्यादा सेल पे गवर्नमेंट खुश होगी, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी डाउट होता है कि बैक एंड पे कारोबार क्या चल रहा है, ये क्या लूट मची हुई है, इतना आप लोगों ने लूट मचाई हुई है। तो अजीब सी इसको हम नॉर्मल रिटर्न कहेंगे, अब नॉर्मल रिटर्न कहेंगे, एबनॉर्मल रिटर्न। तो अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आप कौन सी रिटर्न लेके आओ एफबीआर वालों के पास, तो उससे पहले क्या मांग लेना, इजाजत मांग लेना। जरा पढ़ें, इट्स सेल विच इज 5 टाइम मोर देन सम ऑफ कैपिटल एंड, पढ़ें, सेल इज 5 टाइम्स मोर देन, जब आप सम ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लें और उसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो सेल उससे भी, सेल बराबर है उसकी या उससे ज्यादा है? कंक्लूड एज साइन इज ग्रेटर, साइन ग्रेटर आ गया, इधर आप लोगों ने रखनी है, इधर आप लोगों ने पेपर में रखनी है सेल, और इधर रखना है 5 इंटू कैपिटल प्लस एज साइन इज ग्रेटर, वो उल्टी साइड में ना रख दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, एज साइन इज ग्रेटर, सो टेक परमिशन। चलें जी, नोट करें। हाईलाइट करें, सेल इज 5 टाइम्स मोर देन सम ऑफ कैपिटल एंड, ऐसी सूरत में आपको क्या चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए। चलें भाई, अब टेकें लगा लें और याद करें, नील रिटर्न क्या है? नील रिटर्न इज अ रिटर्न जिसमें बताया होगा कि कोई सेल्स टैक्स पेएबल नहीं है, ना कोई सेल थी ना कोई, लेकिन नील रिटर्न भी जमा करवानी है। कैसे अप्लाई करने? कंप्यूटर सिस्टम में। किसको भेजने? ओनर, मेंबर और पार्टनर, और बताने मुझे किस इलाके में रजिस्टर करें। इलाके ये हैं, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल एओपीज, ऐसे इंडिविजुअल एओपीज जिनकी फैक्ट्री और ऑफिस अलग अलग। एलटीयूज को छोड़ें, वो बोर्ड बताएगा और बोर्ड किसी को भी चेंज कर सकता है।
जब आप एप्लीकेशन देने जाएं तो एप्लीकेशन जमा करवाते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है? ओ, एप्लीकेशन देने से पहले अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर करवाएं यूजिंग हिज लॉगिन क्रेडेंशियल्स, अपलोड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपने यूज करें। नेक्स्ट, क्या जमा करवाने? बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, गैस और बिजली के मीटर का रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ फोटोग्राफ्स बिजनेस प्रेमिसेस की और फोटोग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट, ये जो 4 पैराज है ना, ये इधर ही याद कर लें, पिछला तो आसान सा है, ये इधर ही याद कर लें। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एओपी एंड अ कंपनी जिसका एक शेयर होल्डर हो, अदर देन मैन्युफैक्चरर, अदर देन मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, नीचे भी देख लेते हैं। अदर देन मैन्युफैक्चरर, इसने क्या जमा करवानी है? बैलेंस शीट। आगे ना पढ़े, बैलेंस शीट में 3 चीजें होती हैं, आपको पता है। अच्छा, अब ये क्या बात हो गई? बैलेंस शीट जमा करवानी है। दूसरी हेडिंग, वेयर इंडिविजुअल, एओपी एंड अदर देन already do not fulfill the requirement in point D. Electronic filing is allowed, alhamdulillah, if कमिश्नर आपको क्या दे दे? इजाजत दे दे। डन। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के बारे में ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। बोले, जो लोग पहले सिर्फ एक दफा बायोमेट्रिक करवाने आते थे, ये अब हर साल जुलाई में आया करें, और अगर नहीं आते तो फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिर्फ तब अलाउ होगी जब कमिश्नर इजाजत दे दे। ऐसा इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी जिसका एक पार्टनर है, कमिश्नर से इजाजत लेगा फॉर फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न इन केस सच रजिस्टर्ड पर्सन वांट्स टू डिक्लेयर इट्स सेल। कौन सी सेल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं? विच इज 5 टाइम्स मोर देन। कैपिटल लाइबिलिटीज कहां नजर आ रहे होते हैं? दिस ऑथराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, तो बार बार मैन्युफैक्चरर्स को बाहर निकाल रहे हैं, उनके लिए कहते हैं मुझे कोई परेशानी की बात नहीं। चलें जी, ले नील रिटर्न क्या है? वेयर नो सेल्स टैक्स इज पेएबल, आपने नील रिटर्न जमा करवानी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने ये लिख के आना है कि एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, वो नहीं, एनटीएन वाली बात बाद में है, अभी कुछ हो रहा है। एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी शैल अप्लाई थ्रू ओनर, ये बात है ना, इधर आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ये शैल अप्लाई ऑन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम थ्रू ओनर, पार्टनर और ऑथराइज्ड डायरेक्टर। He will also tell the jurisdiction या रीजनल टैक्स ऑफिस where registration is required, वो भी नीचे डिटेल दी हुई है कौन सा किस शहर में जाए बंदा। FBR इसको बदल सकता है, और LT बड़े बड़े टैक्स पेयर्स के बारे में भी FBR बताएगा। उसके बाद इनकम टैक्स में आप NTN नंबर लेके आए, और फिर उसके बाद वही वाले लॉगिन डिटेल्स यूज करें, यूजर नेम, पासवर्ड, और उसके बाद अपलोड करें इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट का डेटा और ब्रांचेस का डेटा और बिजली के बिल, उनकी तस्वीरें भी, जीपीएस और उनके नंबर भी, और फैक्ट्री की तस्वीरें भी। अगले सफे पे 4 बातें लिखी हुई थी। पहली थी बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट जमा करवाएंगे तो फिर आपको किस चीज की इजाजत है? इलेक्ट्रॉनिक फाइल, यही इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग तो नहीं लिखा हुआ यहां पे, मुझे नहीं लगता। जो भी इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी है, वो बैलेंस शीट जमा करवाएगा जब अपने आप को क्या करवाने जाए? रजिस्टर। वो बंदा अपनी बैलेंस शीट जमा करवाएगा। आज के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिर्फ तब अलाउ होगी जब 2 बातें पूरी हो जाए। नंबर 1, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप शराइत पूरी करें, नहीं पूरी करते तो। और आखिरी बात, पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती थी,
रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, लेकिन आज के बाद हर साल जुलाई के महीने में होगी। और अगर करा ली तो ठीक है, और अगर नहीं कराई तो फिर कमिश्नर से इजाजत लेके रिटर्न जमा करवा दें। और जिंदगी में कभी भी आप सेल वैसी बना दें, आसमानों पे ले जाएं सेल को, कैपिटल और लाइबिलिटीज को जमा करके 5 से मल्टीप्लाई करके उससे भी ज्यादा सेल हो तो रिटर्न जमा करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत नहीं, यहां लिखा, तो रिटर्न जमा करवाने के लिए आपको किसकी इजाजत की जरूरत है? सिवाय किसके? मैन्युफैक्चरर्स के केस में ये इजाजत की जरूरत नहीं है। वो सफे बांटे जो पड़े हैं जी। ले ना 10-10 कॉपीज इधर बांटे। ओके मुझे वो भेजो ना मेरा पीडीएफ। अच्छा जी, ये डायग्राम देखें पहले। ये ऑलमोस्ट चीजें पड़ी हुई हैं, थोड़ी सी चेंज के साथ हैं। बार ऑन ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट का मतलब बताएं। बार ऑन ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, मैंने आपको सफा बांटा है, उसके नीचे से थोड़ा सा मैं शुरू कर रहा हूं। बार ऑन ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट का मतलब बताएं। बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने की इजाजत आपको नहीं होगी, ये मतलब बताएं। बार ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोलें। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करने की इजाजत अदर मयर्स, अगर आप अपने आप को रजिस्टर, वो मयर्स इधर से देखें जरा, वो मयर्स इधर से देखें, वो लोग आपका बिजनेस सील कर देंगे या आपके मूवेबल एसेट्स को कब्जे में ले लेंगे या किसी रिसीवर को असाइन करेंगे, वो फिर आपके एसेट्स बेचेगा। बताएं जी, टैक्स वाले आपके खिलाफ कितने किस्म के एक्शन ले सकते हैं? 3 किस्म के एक्शन ले सकते हैं। नंबर 1, ऊपर से टॉप से चलें, बैंक से पैसे निकलवाने बंद, बैंक अकाउंट सीज। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर बंद, अपना घर नहीं बेच सकते, अपनी दुकान नहीं बेच सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं बेच सकते। तीसरा है अदर्स, तीसरा है अदर्स। अदर्स के लिए जरा इधर आए और बताएं। वो कुछ और था, पहला क्या था? बैंक से ट्रांजैक्शन। अगला क्या? और उससे अगला? अब सबसे लाइट क्या है? नहीं, पहले सबसे लाइट पहला वाला है। बैंक से ट्रांजैक्शन बंद कर दें बंदे की, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना आप कैश से पेमेंट्स कर दें, तो आपके पास थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। फिर उससे ज्यादा सख्त क्या है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के पैसे लेना चाह रहे हैं लेकिन अब आप बेच, और उससे भी ज्यादा सख्त चीज ये है कि आपकी दुकान के बाहर ताला लगा दिया, आपको बाहर निकाल लेते होते हैं। ये नहीं कि बंदे नहीं मारने ऐसी, आप बाहर निकाल देंगे दुकान को ताला, अब तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। पहले में थोड़ा कम खतरा था, पहले में ये था कि आप बैंक से पैसे नहीं निकलवा सकते, दुकानें खुली रखें। दूसरे में क्या था? और तीसरे में क्या है अदर में? चलें याद करें, पहला बैंक बंद, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। तीसरा दुकान बंद, मूवेबल एसेट्स को कब्जे में ले लिया जाएगा, और एक बंदा आएगा जो आपके एसेट्स को एक एक करके बेचना शुरू कर देगा। कितनी मयर्स ले सकते हैं टैक्स वाले? 3 मयर्स ले सकते हैं। कितनी मयर्स ले सकते हैं? मैंने क्या किया ऐसा?
क्यों क्यों मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दिया? मेरा ही बैंक अकाउंट मिला है तुम लोगों को। मेरा बैंक। बेटा, कमिश्नर believes that a person is selling taxable goods without, तू रजिस्टर कराए बगैर चीजें बेच रहा है। ड्रामे निकल बाहर। हाँ इधर, किधर है तेरा बाकी बॉडी? आ रहा इधर, बाहर आ। तो क्या कर रहे हैं बोल? ये टैक्स वालों ने इसको, इससे तुखनी क्यों ली है? यू नो द तुखनी? शुड आई टेक तुखनी विद यू? देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज तुखनी। नो ते हुण नो ते पहले कहते तुखनी का नहीं पता। तुखनी मींस टू डिस्टर्ब। टैक्स वाले क्यों इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं? मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने दो, मैंने खाना खाना है रात का, मुझे बैंक से अच्छा चपेड़ खाना खाने चल ना। कमिश्नर बिलीव्स दैट अ पर्सन इज सेलिंग गुड्स विदाउट रजिस्ट्रेशन। तरीका आप देखिएगा क्या होगा। धन धन हम आपको 3 अपॉर्चुनिटीज देंगे ऑफ बीइंग हर्ड। शो कॉज नोटिस देंगे आपको, 3 मौके देंगे। आपके घर रजिस्टर करा लो आपने फिर नोटिस रजिस्टर करा लो ना, नहीं फिर नोटिस रजिस्टर करा लो ना। 3 दफा हमने आपको बता दिया रजिस्टर करा लो, लेकिन अभी तक आप चल आ जाओ। सस्पेंशन ऑफ बैंक अकाउंट। तेरा बैंक अकाउंट बंद, नीचे ना पड़े, तेरा बैंक अकाउंट फॉर 3 वर्किंग डेज। फॉर 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज के लिए तुम्हारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये ना पड़ेगा। कमिश्नर विल सस्पेंड बैंक अकाउंट, और ज्यादा से ज्यादा 3 दफा बैंक अकाउंट बंद होगा। और हर दफा बैंक अकाउंट जो 3 दिन बंद होगा, उसके बाद 1 वीक का गैप देंगे बिटवीन ईच सस्पेंशन। ठीक है। और अगर फिर भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़ा तो बैंक विल बी डायरेक्टेड टू परमानेंटली बार द, तो बैंक ऑपरेशंस फिर आपके टोटली बंद हो जाएंगे। अच्छा, जरा तरतीब से देखिएगा। एक बबलू था जो सेल्स टैक्स में चीजें बेच रहा था, लेकिन अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था। ये ट्रिगर कंडीशन है, ट्रिगर कंडीशन है। अच्छा, कमिश्नर ने उसको नोटिस भेजा, रजिस्टर करा, नहीं कराया, कराना नहीं कराया, करा लेना नहीं कराया। अब 3 दिन के लिए उसका बैंक अकाउंट बंद कर दिया। ये अब वो 3 दफा उसे नोटिस दे दिया। अब बस 3 दफा करने के बाद अब क्या करें? 3 दिन के लिए बैंक अकाउंट बंद कर दें, फिर खोल दें 1 हफ्ते के लिए, फिर दोबारा बंद करें, फिर 1 हफ्ते के लिए खोल दें, फिर दोबारा बैंक अकाउंट बंद कर दें, फिर भी ढीठ बाज रही आता तो बैंक अकाउंट को परमानेंट। अगर आपको 3 मौके देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपकी इंटरमिटेंट सस्पेंशन होगी ऑफ बैंक अकाउंट। ये इंटरमिटेंट सस्पेंशन है, यानी परमानेंट सस्पेंशन नहीं है। ये कौन सी सस्पेंशन है? इंटरमिटेंट। आप लोगों ने कभी फिक्रा सुना? आजकल ये सेहत कॉन्शियस लोग, होना भी चाहिए सेहत कॉन्शियस, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कुछ सुना इंटरमिटेंट फास्टिंग? अच्छा चलें छोड़ें। आरजी सस्पेंशन, आरजी सस्पेंशन इसको समझ लें, यानी पूरा दिन भूखे नहीं रहते, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज जाके देखिएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो पानी शानी कावा शावा पीते रहते हैं दिन में, लेकिन जो है वो प्रॉपर रोजा नहीं रखते। तो इंटरमिटेंट सस्पेंशन, आरजी सस्पेंशन। चलें जी याद करें क्या किया मैंने। तुम चीजें बेच रहे थे ना, चीजें बेच रहे थे रजिस्ट्रेशन कराए बगैर, और तू कॉटेज इंडस्ट्री भी नहीं है, तेरा लेवल मैंने देख लिया है। क्या करें? करा लेना, करा लेना, करा लेना। नहीं कराया तो इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट सस्पेंशन कैसे करें उसकी? 3 वर्किंग डेज के लिए उसको नहीं, उसको बंद नहीं करना चपेड़, उसको बंद करें फिर हफ्ते बाद खोल देंगे, ये बंदा है डंगर है। तो 3 दिन के लिए, फिर भी बाज ना आए तो 3 दिन के लिए, और फिर भी बाज ना आए तो 3 दिन के लिए, और लेकिन दरमियान में 1 हफ्ते का। तो बोले 3 दिन के लिए बैंक अकाउंट बंद कर दें 3 दफा हफ्ते के गैप से। सुभान अल्लाह। अब याद करें,
तीन तीन दिन के लिए, मतलब तीन बोलने की जरूरत नहीं है, तीन बोलना भी काफी है, तीन दिन के लिए 3 दफा बैंक अकाउंट बंद कर दें, हफ्ते हफ्ते के गैप से तरसा तरसा के मारें। और अगर फिर भी, तो फिर क्या करें? अच्छा, अब ऐसा है कि वो काम के बाद ये बंदा फिर भी बाज नहीं आया, बैंक अकाउंट अब पक्का बंद हो गया, फिर भी बाज नहीं आया। पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन 15 डेज फ्रॉम इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ परमानेंट बार ऑफ बैंक अकाउंट। इस वक्त क्या हो चुका हुआ है? अब तो परमानेंटली बार हो चुका हुआ है ना, क्योंकि 3 दिन के लिए 3 दफा हफ्ते हफ्ते के गैप से उसका बैंक अकाउंट हमने बार किया था, फिर भी बाज नहीं आया था, तो पक्का बैंक अकाउंट बंद कर दिया था। उस पक्के बंद होने के 15 दिन के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। ये ढीठों की इंतहा है। ढीठ फैमिली से फैमिली तक ना जाया करें, फैमिली तक ना जाया करें। अच्छा ठीक है, कमेटी बनाए इसके लिए, ये नहीं बात आएगा। इसके लिए क्या बनाए? कमेटी बनाए। कमेटी में कौन कौन बैठेगा? चीफ कमिश्नर को बिठा दें, कमिश्नर खड़ा रहे, कोई कांग्रेस और ट्रेड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ जाए। ये कमेटी बैठ गई है सब्ज के लिए, नीली कमेटी बनाई है हमने। कमेटी विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टैक्स पेयर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन 15 डेज प्रायर टू। ये प्रायर टू रिकमेंडेशन का मतलब क्या है ये मैं बताता हूं। कमेटी केस सुनने के बाद रिकमेंड कर देगी कमिश्नर को। कमेटी में कमिश्नर वैसे खुद भी है, लेकिन कमिश्नर में चीफ कमिश्नर भी है ना। कमेटी केस सुनने के बाद कमिश्नर को मशवरा देगी कि इम्पोज कर दो बार, यानी रोक दो ट्रांसफर ऑफ। कमिश्नर जाके बताएगा एलडीए वालों को, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, किसी गवर्नमेंट के इदारे को बताएगा, भाई अब कमेटी कौमी को बताएगी, कौमी किसी कौमी बैंक को नहीं बताएगा, वो बैंक तो और था, कौमी किसी ऐसी अथॉरिटी को बताएगा जो प्रॉपर्टीज इसके नाम लगाते हैं। कमिश्नर विल डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नाम ट्रांसफर, कमिश्नर विल डायरेक्ट द टू बार। अच्छा, अब हाईलाइट करने वाली क्या चीज है? कमेटी विल रिकमेंड टू कमिश्नर एंड कमिश्नर विल डायरेक्ट टू। कमेटी उसको बताएगी, कमेटी विल रिकमेंड टू कौमी एंड कौमी विल डायरेक्ट द क्या? टू बार द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, लेकिन एक बात, रिकमेंडेशन से पहले इसको 15 दिन आपने देने हैं। रिकमेंडेशन से पहले इसको 15 दिन देने हैं कि हम रिकमेंड करने लगे हैं, तुम अपने आप को जाओ रजिस्टर करवा लो। और लेकिन फिर भी इसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। तसल्ली से उन 15 दिनों और इन 15 दिनों में फर्क समझे, उन 15 दिनों इन 15 दिनों में फर्क समझे। 31 जनवरी को आपका बैंक अकाउंट परमानेंटली बार हो गया। 31 जनवरी को हट जा चुपेड़ी नहीं, 31 जनवरी को आपका बैंक अकाउंट परमानेंटली, और 15 दिन में भी आपने 15 फरवरी तक अपने आप को रजिस्टर। अब कमेटी बनेगी, कमेटियां बनते हुए टाइम लग जाता है। मार्च अप्रैल तक आपके लिए कमेटी बनाई हमने, कमेटियां इतनी जल्दी नहीं बनती। मार्च अप्रैल तक आपके लिए कमेटी बनी, कमेटी आपका केस सुनेगी। कमेटी केस सुनने के बाद आपको 15 दिन देगी, करा लो रजिस्टर। अगर आप फिर भी रजिस्टर, तो कमेटी फिर कमिश्नर को रिकमेंड कर देगी कि बस अब एक्टिविटी शुरू कर दो। ये सब समझ आ गई? 15 दिन। These 15 days are prior to recommend। रिकमेंडेशन ढूंढने क्या है? रिकमेंडेशन ढूंढने क्या है? कमेटी विल रिकमेंड टू कमिश्नर। और आखिरी बात, कॉन्टिन्यूड नॉन रजिस्ट्रेशन। आपने कहा मैं ढीठों का सरदार हूं, मैं ढीठों का कॉन्टिन्यूड नॉन रजिस्ट्रेशन एंड नॉन कंप्लायंस इवन आफ्टर 14 AC 14 AD। ये देखें, बंदा भी बेचारा स्क्वीज हो गया। वो कहां सबज था इतना, वो रब इसके बेचारे की सांस उग गई है। तेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया, तुझे हया नहीं आई,
तेरे लिए कमेटी बिठाई, कमेटी ने कमिश्नर को कहा तेरी प्रॉपर्टी सीज करना बंद कर दो, तुझे हया नहीं आई, तो तुझे 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 हया आनी है, तू शर्म कर, तू 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 क्या है, तू मान जा ना, करा लेता ना। नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, मार दो मुझे, नहीं कराऊंगा। मारेंगे तो नहीं तुझे, ऐसा करेंगे कि तो क्या कर दें, नहीं बंदा बंद नहीं करना, ये बंदा नहीं है, ये कोई और आया है। ये देखो ऑरेंज अलग जज्बे के साथ आया है, बंदा हमने सबद रखा हुआ है, कमेटी हमारी नीली है, तो ये तो रिसीवर आया जो इसके एसेट्स पे कब्जा करेगा, इस पे नहीं कब्जा करेगा कि ये कपड़े के जूते बेचो, कपड़े बेचो, इस पे नहीं कब्जा करेगा, इस पे कब्जा करेगा। और इसके लिए भी कमेटी बिठाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत हार्श मेयर्स हैं, इसके लिए दोबारा कमेटी बिठाएंगे। उस कमेटी में कौन होगा, कमिश्नर और ट्रेड के बंदे। और ये सैंक्शंस जब हम लगाएंगे तो एक पब्लिक नोटिस इशू किया जाएगा कि किस दिन से सैंक्शंस लगने लगी हैं, और बोर्ड की वेबसाइट पर आपका नाम वगैरह और न्यूज़पेपर्स में आपका नाम दे देंगे कि बस ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो है ना, इसके साथ हम ये कर रहे हैं। याद हो गया? चलें शुरू करें। एक बंदा क्या कर रहा था, जहां से बात शुरू हुई थी, सेल ऑफ गुड्स कर रहा था विदाउट, सेल ऑफ गुड्स कर रहा था विदाउट। अच्छा फिर क्या किया था आपने, सफा पलटे नजर, डायग्राम वाली साइड रखे ना, डायग्राम वाली साइड आपने इनकी साइड डायग्राम वाली करवाई। अच्छा ठीक है, वो तो मुश्किल हो गया। अच्छा तो ये बंदा कर क्या रहा था, सेलिंग गुड्स विदाउट ऑब्टेनिंग, क्या करना है फिर इसके साथ, बैंक अकाउंट तो सीज नहीं करना मेरे ख्याल से, 3 दफा इसको शो कॉज नोटिस भेजें, करा लो ना रजिस्टर, करा लो ना, करा लो ना। 3 दफा नहीं इसने रजिस्टर कराया, 3 दफा कहने के बावजूद। अब नहीं, अब आप बोलें इसकी इंटरमिटेंट सस्पेंशन करें, एक आरजी सस्पेंशन। आरजी सस्पेंशन का तरीका कोई बंदा बताए, आरजी सस्पेंशन का, आरजी सस्पेंशन का तरीका, 3 दफा 3 दिन के लिए बैंक बंद करो, हफ्ते हफ्ते के गैप से, फिर भी ना आए तो परमानेंटली। अगर परमानेंट बैंक अकाउंट बंद हुआ 31 जनवरी को, क्यों सफा पलट रहे हैं, मैं खुद पलटवाऊंगा सफा, माय डियर यू आर यू मे बी मैं कह दूं वो सफा पढ़े ही ना, तो बस। अच्छा इसके बाद क्या होगा बोले, 15 बैंक अकाउंट बंद होने के 15 दिन के अंदर क्या करना है, रजिस्टर आपने अपने आप को नहीं करवाया, अब आपके लिए क्या बनेगी, कमेटी बनेगी। सबर सबर, ये नीचे वाली बात छोड़े, ये नीचे वाली बात छोड़े, आपके लिए कमेटी बनेगी। कमेटी क्या फैसला सुनाएगी और किसको सुनाएगी, कमेटी रिकमेंड करेगी कमिश्नर को कि रोक दो, बार बार रोक दो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना, और कमिश्नर जाके फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को बताएगा कि प्रॉपर्टी बेचना रोक दो, डन। लेकिन रिकमेंड करने से पहले 15 दिन आपको हम दे देते हैं। मतलब फर्ज करें कमेटी ने फैसला सुनाया 2 अप्रैल को कि यार हम ये करने लगे हैं, कमिश्नर को रिकमेंड करने लगे हैं, 2 से 17 अप्रैल तक वेट कर लें, हो सकता है अपने आप को वो क्या करा ले, कमेटी विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टैक्स पेयर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन 15 डेज प्रायर टू। इस रिकमेंडेशन से पहले आपको 15 दिन हम दे देते हैं, आप रजिस्टर करो, लेकिन फिर भी नहीं करवाया तो फिर इन्फोर्समेंट मेजर्स ये हैं, तरीका ये है और वजह ये बनी है, वजह तरीका और इन्फोर्समेंट मेजर्स। और इन द एंड फिर क्या होगा माय डियर, अदर मेजर्स फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। इस सेक्शन का नंबर क्या है, 14 है। कॉन्टिन्यूड नॉन रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्टिन्यूड इवन आफ्टर एक्शन अंडर 14 AC एंड 14 AD। तो सैंक्शंस लगा दी जाएंगे आपके ऊपर। फॉलोइंग सैंक्शंस कौन कौन सी, सील ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, सीजर ऑफ, रोक दिया जाएगा मूवेबल एसेट्स को बेचना, और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। कमेटी बनेगी आपके लिए, इस पर्पस के लिए भी कमेटी बनेगी। और ये सैंक्शंस की डेट्स कहां बताई जाएगी,
पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, अखबार वगैरह में आमतौर पर दीजिए। पब्लिक नोटिस विल बी इशूड स्पेसिफाइंग डेट ऑफ सैंक्शन एंड डिसीजन विल बी प्लेस्ड ऑन बोर्ड वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर। बोर्ड वेबसाइट और न्यूज़पेपर के ऊपर किया जाएगा। ये तो ऐसे ही इसने मकसद लिखा हुआ है ना, ये तो हमारे वो उसमें नहीं है। अच्छा जी, इस सारे प्रोसेस को हमने जरा कंपल्सरी रजिस्टर करने की उनको उसको कोशिश की है। कमिश्नर कैन कंपल्सरीली रजिस्टर एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट हैज नॉट अप्लाइड आफ्टर इंक्वायरी। पर्पस क्या है इसका? ब्रिंग अनरजिस्टर्ड सेलर्स इनटू द टैक्स नेट, कि अनरजिस्टर्ड सेलर्स भी टैक्स के जाल में फंसे। गवर्नमेंट में डिसकंटिन्यू गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये पुरानी बातें हैं, वो एफबीआर ऑर्डर्स, वो जो चैप्टर उसके अंदर पढ़ा था, ये यहाँ पे उसने बस हल्का सा लिख दिया। एक्शन अगेन अंडर इफ अ पर्सन डज नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, एक्शन विल बी टेकन अंडर सेक्शन 14AC, 14AD एंड 14AE। एक दो मिनट लगा के ये जो हमारा सफ़ा है आज हमने आपके नोट्स के साथ अटैच किया है, ऑनलाइन वाले हजरात और दूसरे, इस सफ़े को देख लें। ये सफ़ा अब हमारा नहीं किताब में नहीं, सफ़ा किताब में सफ़ा जो है ना बहुत अजीब तरीके से दिया हुआ है, तो उसको आप रहने दें। देख लेते हैं, कोई कमी है तो ठीक है, वरना उधर से ही याद कर लीजिएगा। बार ऑन ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट, कमिश्नर बिलीव्स दैट अ पर्सन इज सप्लाइंग गुड्स विदाउट, यानी कमिश्नर बिलीव्स का लफ्ज़ इधर है। कमिश्नर विल गिव 3 opportunities of being, if no response, suspension of bank account will be for, commissioner will suspend bank for, there must be a, अगर फिर भी नहीं किया तो a person fails to obtain registration within, एक कमेटी बनेगी, कमेटी आपको मौका देगी 15 दिन में अपने आप को क्या करा लो, रजिस्टर करवा लो। कमेटी विल रिकमेंड कमिश्नर एंड कमिश्नर विल डायरेक्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये सफा नहीं मैं दिया हुआ, आज सफा पलटे तो ओहो, आप लोगों को पता ही नहीं था ये कौन सा सफा है? पता है क्या एड्रेस है आपके घर का? अदर मेजर्स फॉर continued non-registration and a committee will be constituted. Tax authorities will issue public notice. ये लफ्ज़ अब अगर उधर से सही समझ नहीं आया तो टैक्स अथॉरिटीज इधर लफ्ज़ एक्स्ट्रा डाला हुआ है, will issue a and tax authorities will place decision on, seal the business premises and appointment of chief commissioner shall have the power. चलें, अगर हमें अब याद रहा तो ये डाल देंगे फिर डायग्राम में। चीफ कमिश्नर शैल हैव द पावर, ये बात डायग्राम में वैसे डल जानी चाहिए। ये सैंक्शंस लगाने की किसको पावर है? चीफ कमिश्नर को। और आखिरी बात पढ़ें सफ़े के टॉप पे, कमिश्नर जबरदस्ती रजिस्टर करेगा किसी भी बंदे को जिसने रजिस्टर होना था लेकिन रजिस्टर नहीं करवाया। इंक्वायरी से पर्पस ये है कि लोग टैक्स के जाल में फंसे। गवर्नमेंट में डिसकंटिन्यू गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इफ समवन डजंट स्टिल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो एक्शन कहां से लिया जाएगा? 14AC, AD और AE में लिया जाएगा। ओके, निकालें जी चैप्टर नंबर 17। आज चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 456। मुझे बताएं, रिटेलर ने अपने आप को रजिस्टर कराना होता है या नहीं? नहीं, न्यूमेरिकल रहने दो, आज उससे भी ज्यादा आसान चीजें कर रहे हैं। मुझे बताएं पेज 456 पर क्वेश्चन 9, ये पेज 457 पर इन लोगों ने अपने आप को इनकम टैक्स में दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न और नॉट। एज्यूम करो इनके पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई गाड़ियां नहीं है, कोई घर नहीं है। एज्यूम करो इन्होंने इनकम टैक्स में अपने आप को रजिस्टर कराना है या नहीं, और इन लोगों ने सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करानी है या नहीं, और इन्होंने इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी है या नहीं। अच्छा, जरा सेल्स टैक्स ताज़ा है उसको देख लेते हैं। रिटेलर्स का क्या जवाब दे के आएंगे? रिटेलर्स ने सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवानी है या नहीं? इफ
If he is a tier, he will get himself registered and will file a sales tax return. However, if it is not required to be, so he will not file return. Rather, tax will be collected through monthly electricity bill. अगर ये लाइन भी डालें तो अच्छा। तो एक बात याद रखें, जो रजिस्टर कराएंगे वो रिटर्न भी जमा करवाएंगे, और जो रजिस्टर वो रिटर्न भी जमा। मैं तीसरे बुलेट की तरफ आ रहा हूं, मैन्युफैक्चरर। इफ मैन्युफैक्चरर इज अ cottage, it is not required to be, so no need to file sales tax. But if he is other than, then he is required to be, and he will also file an exporter. एक सेक्शन पढ़ा था, एक्सपोर्टर ने कब अपने आप को रजिस्टर करवाने, अगर वो रिफंड लेना चाहते हैं। तो इफ एन एक्सपोर्टर इंटेंड्स टू obtain refund, he will get himself and will also file sales tax return. विडो ने डिविडेंड इनकम कमाई है, सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाए, तो इसमें लिखा है कि डिविडेंड डजंट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। मतलब और क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड पे तो सेल्स टैक्स नहीं है ना, तो डिविडेंड डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ना कोई सेल हो रही है चीजें, ना परचेज हो रही है, सेल्स टैक्स तो पूरा सेल परचेज से भरा पड़ा ना, तो डिविडेंड इनकम पे कहाँ सेल्स टैक्स होना है, तो डिविडेंड इनकम पे तो सेल्स टैक्स अजीब सी बात है। तो ये तो पॉइंट 2 के अंदर आ गया। अ पर्सन डीलिंग सिर्फ इन एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहा है, सिर्फ होली कुरान बेच रहा है, एक्सेलेंट, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ही इज नॉट रिक्वायर्ड, सो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, क्योंकि वो तो सिर्फ कौन सी सेल कर रहा है, एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है। डन, आगे चलें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बताओ इन्होंने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं, और इग्नोर करो कि इनके पास कोई एसेट्स हैं, फिलहाल इग्नोर कर दो इनके पास कोई एसेट्स हैं, वो तो उसने बताए भी नहीं हुए। अब रिटेलर, पर्सन डीलिंग इन एग्जेम्प्ट सेल, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, इन्होंने इनकम टैक्स में रिटर्न जमा करवानी है या नहीं करवानी। दिलों को थाम लें, मैं रिटर्न वाला सेक्शन खोलने लगा हूं, आप लोगों को बिल्कुल खोलने की जरूरत नहीं। चैप्टर 15 का पहला सफा मैं खोल लेता हूं, मैं जरा खोलता हूं, मैं जरा खोलता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग इंडिविजुअल पर्संस, कंसिडर द फॉलोइंग इंडिविजुअल। सर ये पहली लाइन भी पढ़नी होती है सवाल में, सर ऐसा तो ना करें सर। Consider the following individual persons, every company, yes. आप लोगों ने इन चारों के बारे में कहना था एक ही फिक्रा। If they have taxable income more than 6 lakh, then file return. If they have taxable income less than 6 lakh, बस ये एग्रीकल्चर नहीं है, ये असल में एग्जेम्प्ट सप्लाईज होली कुरान की हैं, और ये एग्जेम्प्ट सप्लाई लफ्ज़ है, ये सेल्स टैक्स के लॉ का लफ्ज़ है। होली कुरान बेचने वाले का इनकम टैक्स माफ नहीं है, अगर वो 6 लाख से ज़्यादा कमा रहा है इनकम टैक्स देगा, लेकिन 100 वाला कुरान 118 का नहीं बेचेगा। ये ना कहिएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई से मुराद यहाँ एग्रीकल्चर है, वो फिर एग्जेम्प्ट इनकम लफ्ज़ लिखा होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज लफ्ज़ ना लिखा होता है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए आई कैप ने तो ये किया था कि इफ़ देयर इनकम इज मोर देन they will file return, but if they have income less than they will। लेकिन मेरे ख्याल से आई कैप को ये भी डाल आना चाहिए था कि अगर ये बिजनेस कर रहे हैं ना, अगर इनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के दरमियान है तो भी इन्होंने रिटर्न जमा करवानी है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस। मेरे ख्याल से तो फिर ये डालना चाहिए कि इनकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है या नहीं। बहरहाल आई कैप का मैं सोल्यूशन देखता हूँ अभी, जरा जो हमने किताब में डाला हुआ है वो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से वैसे यही वाला पॉइंट लगा देते तो ये भी अच्छा था, और इस पे वो हमारे नंबर नहीं काटेगा। 3 लाख से 6 लाख वाले ने भी आना है और आके उसने क्या जमा करवानी है, रिटर्न जमा करवानी है।
अंडर प्रोविजंस ऑफ डिस्कस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू बेस्ड ऑन इनकम ओनली। सिर्फ बेस्ड ऑन इनकम ओनली, सिर्फ इनकम, एसेट्स को इग्नोर करो, एसेट्स को इग्नोर करो। तो इनकम तो है 3 लाख से 6 लाख में इनकम है। अच्छा, डिविडेंड वाले ने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं, ये मुझे कहीं ढूंढ लेने दें। ये मैंने पढ़ाया था आपको, डिविडेंड वाले ने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं, ये मैंने कराया था कहीं आपको। अ पर्सन हुज इनकम इज सब्जेक्ट टू टैक्स। विडो को रिलैक्सेशन तो है, लेकिन वो किसी और वजह से है। अगर विडो इनमें से कहीं फॉल कर रही है तो रिलैक्सेशन है। विडो डिविडेंड कमा रही है या चार्टर्ड अकाउंटेंट या 6 लाख से ऊपर इनकम है, फिर इसको रिलैक्सेशन नहीं है, वरना इसको क्या अवेलेबल है, बोलें रिलैक्सेशन अवेलेबल है। डन। तो आई के अपने 3 लाख, वैसे 3 लाख से 6 लाख वाली बात भी लिखनी चाहिए थी, 3 लाख से 6 लाख वाली बात भी लिखनी चाहिए थी। ओके, अब जी इस डब्बे को सही करें, पेज 456 वाला डब्बा, इस डब्बे को सही करें। पहले थोड़ी सी आज रिवीजन कर लेते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में एक आप लोगों ने डायग्राम पढ़ी हुई है, कौन सा चैप्टर है हमारा, अदर सोर्स का। देखिए आप चीज़ों को मुकाने की तरफ जाएं, अब चीज़ों को लटकाने का टाइम नहीं है। ये डायग्राम शायद आपको याद है, हमने एक दफ़ा पढ़ी थी क्लास में। ऐसा इंडिविजुअल और ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसने किसी से लोन लिया हुआ है, तो किसी को लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, तो जो अगर इंडिविजुअल एओपी इंटरेस्ट कमा रहे हैं किसी को उधार देके, तो ये इंडिविजुअल एओपी की कहाँ जाएगा, नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल रिजीम में जाती है तो खर्चे भी माइनस करने की, फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी तो खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल बैंक में पैसे रखवाए या डिफेंस सेविंग स्कीम में पैसे रखवाए या एओपी, और अगर 5 मिलियन से इंटरेस्ट फाइनल, और अगर 5 मिलियन से कम है तो, अगर 5 मिलियन से ज्यादा है तो नॉर्मल, और अगर कम है तो, ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 पेज 285 पे पढ़ा था, 7 नहीं 11। चलें याद कर लें, याद करें आज। इंटरेस्ट इनकम, अगर आप बैंक या किसी ने बैंक में पैसे रखवा दिए या किसी ने, तो अगर आपने वहां पैसे रखवा दिए और 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो, और अगर 50 लाख से कम कमा रहे हैं तो फाइनल टैक्स। और अगर आपने लोन दिया हुआ है किसी को, ये पेज कौन सा है, 285, इस सफ़े के ऊपर लिख लें पेज 285, मतलब जहां ये डब्बा आपने खोला हुआ है इसके ऊपर लिख लेना पेज 285, ताकि आपको घर में याद रहे क्या रिवाइज करके सर ने पढ़ाया था। समझ आ गई भाई बात? ऐसे मत देखें चीजों को, चीजें तो हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं, हम कौन सा कह रहे हैं कि पुराने नॉलेज की बेस पे बताएं। एक और था वैसे, इंटरेस्ट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें वो एनटीआर में गिरेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रेट कितना लगेगा, 5% लगेगा। अच्छा, और अगर बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाए तो वो किस चैप्टर में पढ़ा था, अगर बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाए तो बैंक, तो ये बिजनेस के चैप्टर में पढ़ा था। तो बैंक के लिए ये कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम, अभी हम क्या बात करें, कौन इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, इंडिविजुअल, और अगर बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाए तो वो उसकी इनकम फ्रॉम और नॉर्मल रिजीम में गिरेगा, ठीक है। और अगर बहबूद सर्टिफिकेट से इंटरेस्ट कमाए तो नॉर्मल रिजीम, और नॉर्मल रिजीम विद मिनिमम टैक्स, कम से कम टैक्स कितने परसेंट देने, 5% मैक्सिमम। जी चलें। Taha, who has recently joined a tax consultancy firm, prepares the following table with regard to tax liability of interest income earned by various persons. Interest income कौन कमा रहा है भाई, various persons। पहले नेम ऑफ पर्संस देखें, आतिफा, आतिफ, बिलाल, सीमा, कमाला, सिकंदरा, ड्रीमा। तो ये सारे मुझे लगता है अकेले हैं सिवाय बैंक के, बाकी सारे इंडिविजुअल है ना कोई एओपी है ना कोई कंपनी, बल्कि ये सारे क्या हैं,
कल्ले कल्ले, कल्ले कल्ले, स्टेटस मैरिड, सॉरी रेजिडेंट। आतिफ कौन है? बिलाल कौन है? सीमा तू कौन है? कमाल तू कितों आया है? मैं बाहरों आया, नॉन रेजिडेंट विजिट, कदे कदे आना पाकिस्तान। सिकंदर तेरा की प्रोग्राम है? मैं थी, मैं मरना जीना इतनी पाकिस्तान ड्रीम बैंक लिमिटेड। कितना कमाया? 1.5 3.2 स्टार 4.4 स्टार क्यों दिया उसने हमें? हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। इंटरेस्ट वॉज पेड आउटसाइड पाकिस्तान। इन नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दिया है हमने आउटसाइड पाकिस्तान ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी विच वर वाइडली इशूड। ये तो प्रोविजन आपको मैं खोल के दिखाऊंगा एक चैप्टर में, तो वहीं पे याद आएगी ये बात। डन। अच्छा जी, मोड ऑफ, अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ये कि बैंक में आपने पैसे रखवाए हुए हैं, टर्म डिपॉजिट, थोड़े अरसे के लिए पैसे रखवाए हुए हैं। अब मुझे आप बताएं, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, अगर इंडिविजुअल बैंक से 1.1 कमाए तो क्या करना है? इंडिविजुअल इधर आए, बैंक से 1.1 कमाए, उंगली ना देखें, उंगली के सिमत देखें कहां जा रही है, तो क्या होगा? फाइनल टैक्स रिजीम का कोई हेड ऑफ इनकम नहीं होता। फाइनल टैक्स रिजीम का, वो बरकत के लिए हम फाइनल रिजीम वालों के साथ अदर सोर्स लिखते हैं। अगर प्रॉपरली थ्योरी या एमसीक्यू आए तो मेरा मशवरा है कि फाइनल रिजीम के साथ कोई हेड ऑफ इनकम ना लिखा करें, क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर हमने सेक्शन 8 पढ़ा था, वो आईके भी न्यूमेरिकल्स में बरकत के लिए डिविडेंड के साथ अदर सोर्स लिख रहे हैं, लेकिन हमने जो है वो पढ़ा था पेज नंबर 53 पर कि दिस इनकम शेल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। तो अब सही करते रहे टेबल को, साथ साथ बजाय के घर जाके नया बनाना पड़े, इधर डैश डाल दें, टेबल को सही करना है। टैक्स रिजीम फाइनल, सही है, ये टेबल तो इसने सही बनाया हुआ है, वैसे समझदार बंदा है। नहीं नहीं नहीं, रिलेटेड खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। जो इनकम कहां गिर गई? चलें, एक मैंने कराना था, अगला आप खुद करें। बिलाल, टर्म डिपॉजिट का मतलब है बैंक में डिपॉजिट करवाए हुए हैं पैसे, सारा ही सही बना हुआ है। लुट पा छड़ी तुसी। बिलाल तो मुफ्त के नंबर देने आया था। 3 बातें क्या हाईलाइट करूं? इंडिविजुअल 5.5 बैंक, आप बताएं इंडिविजुअल 5.5 बैंक, इंडिविजुअल इंटरेस्ट कमा रहे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट कमा रहे, कहां से? बैंक से। कितना? तो बताएं, इनकम फ्रॉम नॉर्मल टैक्स रिजीम में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। आगे चलें। शीमा, शीमा तो केली, मैं केली, वो तो नाम से पता चल रहा है शीमा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, नॉर्मल रिजीम, नॉर्मल रिजीम। अदर सोर्स नॉर्मल रिजीम, नॉर्मल रिजीम में फिर खर्चे माइनस करने की इजाजत है। वैसे मुझे ना आप लोगों को देख के हैरत भी हो रही है और गम भी हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग यानी बॉल पॉइंट से इसको यहीं सही कर रहे हैं, ताकि आइंदा जब आप कभी रिवाइज करने लगे तो आपको करना क्या चाहिए था? सिक्के वाली पेंसिल से करना चाहिए था और बाद में मिटा देना चाहिए था।
देर आए दुरुस्त आए। अभी 3 बंदे रहते हैं हमारे, चलें आगे। पासिंग मार्क्स है, पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं, अल्लाह आपको पेंसिल दे, आमीन। अच्छा जी, कमाल ने देखते हैं क्या किया है। कमाल कमाल कहते हैं मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैं पाकिस्तान कभी कभी आता हूं, मेरा स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम है। अब पेंसिल ढूंढने में 1-2 एडजस्टमेंट्स गुजार दें, जो समझ आनी है वो भी ना आए। कमाल नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, अब है ही नहीं तो ढूंढेंगे कहां से। 3.3 हमने अदर सोर्स वो एग्जाम्पशंस के चैप्टर में पढ़ा था। किधर है एग्जाम्पशंस का चैप्टर? चैप्टर नंबर चुप तो 13 बोले, चुप तो 13 में कौन सा पॉइंट पढ़ा था? बोले माय डियर। एनी इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय रेजिडेंट। बता दें जी क्या करना है। किसी भी हेड में नहीं जाएगी, नॉर्मल रिजीम नहीं है, एग्जाम। तो बस फिर खर्चे क्यों माइनस करें, जब इनकम ही एग्जाम था तो फिर खर्चे क्यों माइनस करना है। सिकंदर, ये कमाल का भी बाप निकला, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसने लोन दिया हुआ है, लिया हुआ है? भाई ऊपर वाली लाइन पढ़े, इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय आतिफ। इंटरेस्ट आपको किसी ने बताया था टीचर ने कि ये 2 नुक्ते आगे सबके साथ मिले होते हैं? किस क्लास की टीचर ने बताया था? तीसरी क्लास में टीचर ने बता दिया था, ये 2 नुक्ते बेटा सबके साथ मिले होते हैं। इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय सिकंदर, इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय सिकंदर। सिकंदर बेटा, सिकंदर क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो? मोबाइल छोड़ देना, मोबाइल को क्या चार्ज डालना है मोबाइल का। अच्छा, मैसेज करके आप लोगों ने चैन लेना होता। सिकंदर बेटा इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, लोन विद एओपी का मतलब बताए, यानी लोन गिवन टू एओपी या लोन ऑब्टेन्ड बाय एओपी। भाई जो इंटरेस्ट इनकम कमाता है उसने लोन दिया होता है, तो लिखें सिकंदर हैज गिवन लोन टू एओपी। सिकंदर ने लोन किसको दिया हुआ है? एओपी को। अच्छा, सिकंदर अगर एओपी से सैलरी लेता था तो वो जो फिगर आती थी वो फिगर जाती थी कम वाली और ज्यादा वाली इनकम के दरमियान में। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, प्रॉफिट शेयर, ये जो फिगर निकलती थी, इस फिगर का नाम हमने क्या रखा था? तू पढ़ा हो, इस फिगर का नाम हमने क्या रखा था? चप्तूर नंबर 12। चप्तूर नंबर 12, चप्तूर नंबर 12 में सेक्शन 88 में लिखा हुआ था, if for a taxpayer individual has taxable income and derived share from AOP, and derived share from AOP में क्या होता था? सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इनकम आज बता रहा हूं, ये है इट इज डिराइव्ड शेयर फ्रॉम एओपी। इफ इट डिराइव्स शेयर फ्रॉम एओपी तो फिर कैलकुलेशन ऐसे होगी, लेकिन इधर आए, an AOP is liable to pay tax, and where the AOP has paid tax, the amount received by member out of income of AOP shall be exempt from। ये इंटरेस्ट इनकम है पार्टनर की? नहीं। ये सैलरी है पार्टनर की? नहीं। ये कमीशन है पार्टनर का? नहीं।
ये बोनस है पार्टनर का? नहीं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर का? नहीं। ये इंटरेस्ट इनकम है पार्टनर की? नहीं। ये प्रॉफिट शेयर है पार्टनर का, ग्रैंड जो टोटल करते थे। ये प्रॉफिट शेयर यहां जाकर कम वाली और ज्यादा वाली इनकम के दरमियान में आता था, नाम होता था एड शेयर फ्रॉम। लेकिन ये एग्जैम्प्ट है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर आउट ऑफ इनकम ऑफ एओपी, द अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर आउट ऑफ इनकम ऑफ एओपी। एओपी की इनकम होती थी 70, एओपी की इनकम होती थी 70। पार्टनर का नाम तारिक, हामिद, सैलरी। इस 70 में से जो इसको 35 मिलता था, वो चाहे सैलरी है, चाहे इंटरेस्ट इनकम है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे बोनस है, चाहे कमीशन है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर आउट ऑफ इनकम ऑफ एओपी शैल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन वो अलग बात थी कि इसको ऐड भी करते थे, फिर रेट भी बढ़ाते थे इसका, लेकिन असूली तौर पे ये क्या थी? अल्लाह अकबर, इसने तो हमारी जान निकाल दी। क्या नाम है इस बंदे का? सिकंदर। 4.4। अच्छा जी, अब यहां पे हमारा कौन सा सेक्शन लगा है? सेक्शन नंबर 92, चैप्टर नंबर 12। यहां सिकंदर के साथ ऐसे लाइन खींच के उर्दू में लिखें, सिकंदर को एओपी से जो सैलरी वगैरह, बोनस वगैरह वगैरह रहने दें। सिकंदर को एओपी से सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्पीड जरा मोटर वाली रखे ना। सिकंदर को एओपी से सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर, जो भी मिलता है, किताब खोले ना, वो एग्जेम्प्ट है। जो भी मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। मतलब ये किसी हेड में तो नहीं जाना, इसको एग्जेम्प्ट करेंगे और फिर इसमें खर्चे तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। देखिए आईकेप ने भी यही किया हुआ सोल्यूशन में, जरा जाके देखें, हेड तो कोई नहीं डाला हुआ ना, हेड कोई बनता ही नहीं। मतलब टैक्स ज्यादा वाली और कम वाली इनकम के दरमियान में एक लाइन आती थी, हेड तो कोई नहीं डाला हुआ ना। मतलब ये जो फिगर आती थी 35 रुपए, इसका नाम क्या रखते थे? एड शेयर फ्रॉम एओपी। मतलब इसका कोई हेड तो नहीं, नाम होता था। क्लियर? आगे चलें। ये जी इजी मार्क्स फिर उसने दे दिए। ड्रीम बैंक लिमिटेड, कौन सा? ड्रीम बैंक लिमिटेड। ड्रीम बैंक लिमिटेड कौन है? रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट कंपनी। अगर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स ऑफ, इसको छोड़ा करें, यानी कि इसने किसी को लोन दिया हुआ है बैंक ने। बैंक के लिए लोन क्या है? इनकम फ्रॉम और नॉर्मल टैक्स रेजीम। और जब नॉर्मल टैक्स रेजीम है तो खर्चे माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अगर एक फुल फ्लेज डायग्राम बने तो उसमें बताएं क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल और एओपी in respect of loan agreement, in respect of bank deposit, एक मिनट, बैंक डिपॉजिट या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम अर्न
by individual AOP from loan agreement, from bank, from behbood certificate, from AOP, from AOP, loan given by partner, loan given by partner. इसके बाद इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय रेजिडेंट आउटसाइड पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 13, वो फिर उसमें जाके पूरी कंडीशंस होंगी ना। और इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय कंपनी, बैंक और अदर कंपनीज। अदर कंपनीज भी ना उधर एक जगह लिखा हुआ है, वही जो डायग्राम मेन मैंने आपको दिखाई है, अदर कंपनीज के बारे में भी लिखा हुआ है। अब आप मुझे एक दफा ये फिल आउट करवा दें, फिर आप तस्वीर खींचें या मेरे से स्क्रीनशॉट मंगवाएं या आप अपने जो है वो दोस्त को कहें आपको डायग्राम बना के दे, वो आपकी मर्जी है। लोन एग्रीमेंट कहां जाना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नॉर्मल टैक्स रिजीम। बैंक डिपॉजिट और 5 मिलियन तक और 5 मिलियन से ज्यादा। जी हले तो तस्वीर ना खींचो ना। हाँ, फाइनल टैक्स रिजीम और बहबूद सर्टिफिकेट अप टू मैक्सिमम रेट ऑफ ये, इट इज exempt, it is exempt, it is income from business, normal tax regime, income from business, normal tax regime। अदर कंपनीज के लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, और क्योंकि अदर कंपनीज का काम इंटरेस्ट कमाना नहीं है, अदर कंपनीज का काम इंटरेस्ट कमाना नहीं है। क्या ये जो हमने पढ़ लिया है, क्या ये आज के लिए काफी है या हम 6:45 पे किसने बुलाया था? सर हाफिज उमर ने, सर उमर ने। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, जाएं फिर, आपसे स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, लेकिन ज्यादती है ऐसे, ये मैं तो पढ़ाना था थोड़ा। अच्छा छोड़े परे, बस ये समोसा खत्म करें, जब पढ़ाना हो तो पढ़ाने दिया करें। अच्छा ज़बानी याद करें, अगर इंटरेस्ट इनकम इंडिविजुअल कमाएगा फ्रॉम लोन। अच्छा एक मिनट, अब मेरी बातों के जरा जवाब दे दें। इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल को लोन दिया और इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सिनेरियो। इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल को लोन दिया, पहला। इंडिविजुअल ने बैंक में पैसा रखवाया, बोले दूसरा, वो ठीक है। इंडिविजुअल ने बहबूद सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की, इंडिविजुअल ने ईओपी को लोन दे दिया, चौथा। नॉन रेजिडेंट ने इंटरेस्ट इनकम कमाई, नॉन रेजिडेंट ने इंटरेस्ट इनकम कमाई, क्योंकि नॉन रेजिडेंट ने किसको? इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल को लोन दिया था। इधर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल ने लोन दिया है पाकिस्तान की किसी कंपनी को या पाकिस्तान के किसी भी इदारे को, जो कि सिक्योरिटीज कहां इशू हुई हैं? बाहर के मुल्क में, तो फिर एग्जाम। और आखिरी बात, बैंक अगर इंटरेस्ट इनकम कमाए तो बैंक भी तो कंपनी है, तो बैंक के लिए क्या है? और बैंक के अलावा अगर कोई इंटरेस्ट कमा ले कंपनी, चलें जाएं। बस ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे, छोड़ें। अच्छा ये इधर डायग्राम में मेरे ख्याल से अब देखना पड़ेगा क्या चीजें अटैच करनी है। डायग्राम को फिर अभी भेज देते हैं, टेंटेटिव रात को फाइनल कर लेंगे।
अगर इसी डायग्राम से याद करने तो फिर इसमें एक लफ्ज तो जरूर ऐड होना चाहिए। ये सैंक्शंस कौन लगाएगा? चीफ कमिश्नर। बाकी तो शायद सही है।